Good morning, students. Class +2, subject economics, chapter 5, measurement of national income. नेशनल इनकम का पार्ट भी हमने एक कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज नेशनल इनकम एंड मेथड्स पढ़े थे इसके बेटे 3। फर्स्ट इज वैल्यू एडिड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट मेथड विच इज प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिड मेथड। Let us start. First of all, we will discuss about what is value added या फिर what is national income। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दोगे बेटे आप, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती है उनका जोड़ तथा शुद्ध विदेशी आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। It means in English we can say that it is a sum of all goods and services during the counting years and net about income, just like as राष्ट्रीय आय इसी प्रकार करोगे आप, एक लेखा वर्ष की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में मूल्य वृद्धि हुई, यानी कि वैल्यू एड कितना मूल्य बढ़ा उनका, प्लस नेट अबाउट इनकम। उसके बाद आप करोगे कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने, उत्पाद विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं बेटे, जो कि इस प्रकार हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण करना। इन प्रोडक्शन मेथड वी विल डिस्कस अबाउट उत्पादक उद्यमों की पहचान और क्लासिफिकेशन करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज या सेक्टर भी कह सकते हो आप, यानी कि जो हमारे उत्पादक करने वाले उद्यम हैं उनकी पहचान करना, और कहता उनका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। कहता उत्पादक उद्यमों का वर्गीकरण बेटे 3 प्रकार से किया गया है इन दिस मेथड। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, जिसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। एंड थर्ड इज टेरिटरी सेक्टर, जिसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिस प्रकार जिसमें आ जाता है आपका भूमि, पानी, वन, जो भी खाने हैं प्रकृति से मिला, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी के इसके अंतर्गत आते हैं, अपने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि सभी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल होती हैं बेटे, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। थर्ड, तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है बेटे, क्योंकि इसमें सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो अर्थशास्त्र है उसमें इसी क्षेत्र का योगदान है बेटे, तृतीयक क्षेत्र का। सेकेंड स्टेप, कहता पहला कदम हमने ध्यान से पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड स्टेप। इन दिस सेकेंड स्टेप वी एस्टिमेट द वैल्यू एडेड। कहता हम मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, उसकी गणना करते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं। कहता मूल्य वृद्धि की गणना करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटे व्हाट इज वैल्यू एडेड, यानी कि मूल्य वृद्धि क्या है। अब आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं कि मैंने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी और उसे 1000 रुपये में बेच दिया बेटे, तो मेरे पास कितना मूल्य बढ़ गया उस चीज का? 500 रुपये।
तो यही बेटे मूल्य वृद्धि कहलाती है। इसकी आप डेफिनेशन देखोगे, मूल्य वृद्धि की गणना कहता है उत्पाद विधि में मूल्य वृद्धि की गणना से करने से पूर्व हमें मूल्य वृद्धि की गणना करनी है। मूल्य वृद्धि क्या है? व्हाट इज वैल्यू एडिड? उत्पादन के मूल्य यानी कि जो प्रोडक्शन का मूल्य वैल्यू है, एंड मध्यवर्ती उपभोग जिसको कंसेप्शन बोलते हैं बेटे, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, या गैर कारक आगत के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है जी। इसे आप इस प्रकार डिब्बे में भी बंद करोगे बेटे, और ये जो डिब्बा है ये आप पेंसिल से बनाओगे, नोट पेन। अब हमें पता चला कि उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग। अब उत्पाद का मूल्य क्या होता है? उत्पाद के मूल्य से विपर्य एक लेखा वर्ष में के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो बाजार मूल्य है उससे अधिक, यानी कि हमने उसका कितना बाजार में, कितने पैसे हमने जो चीज उत्पादित की उसके हमें कितने रुपए मिले। सपोज करो मैंने 5 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया, एट प्रेजेंट गेहूं की कीमत आप मान लो बेटे 2000 रुपये। तो 5 क्विंटल गेहूं मैं बाजार में लेकर गया और उसे 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दिया, तो मूल्य कितना हुआ बेटे मेरा उत्पादन का? आप गुना कर दोगे 10,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये मेरा उत्पादन का मूल्य है। और उस 5 क्विंटल गेहूं को उत्पादित करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा बेटे? उसके अंदर मैंने खाद भी डाली, उसके अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगाया, यानी कि जितने सारे खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे? इंटरमीडिएट कंसेप्शन कहलाते हैं, जिसे मध्यवर्ती उपभोग भी कहा जाता है। अब समझ में आ गया बेटे आपको कि मध्यवर्ती उपभोग किसे कहते हैं? कि जो सारा खर्चा करते हैं हम, किसी चीज को हमने कितने रुपए में बेचा, कितने में खरीदी या कितने में उसको उत्पादित किया, उसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटे? टोटल मूल्य वृद्धि आ जाएगी। यानी कि वही उदाहरण मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी और उसे 1000 रुपये में बेच दिया, तो टोटल मूल्य वृद्धि कितनी हुई बेटे? कितना मूल्य बढ़ा? उस चीज का 500 रुपये बढ़ गया। अब ये जो मूल्य वृद्धि है बेटे, उत्पादन का मूल्य, ये 2 प्रकार से डिपेंड करता है बेटे आपका। यदि सारा माल बिक जाता है, यदि सारा माल बिक जाता है तो उत्पादन का मूल्य किसके बराबर होगा बेटे? कुल बिक्री के बराबर, यानी कि टोटल सेल, जितना प्रोडक्शन है उतना तो हमने सेल कर दिया। आपसे पूछेगा 1 नंबर में वो कि उत्पादन का मूल्य कब बिक्री के बराबर हो जाता है? तो उत्पादन का मूल्य बिक्री के बराबर तब हो जाता है जब सारा माल बिक जाता है, यानी कि 1 साल में हमने जितना माल उत्पादित किया उसको सारे को सारा बेच दिया। यदि सारा माल नहीं बिकता, यदि सारा माल, सेकंड में क्या कहता है? यदि सारा माल नहीं बिकता, यानी कि हमने कुछ जो हमारे पास गेहूं थी या कोई और वस्तु थी उसको हमने बचा के रख लिया कि आज हम इसको नहीं बेचेंगे, भविष्य में इसे बेचेंगे, तो उसको क्या कहेंगे बेटे? उसको कहेंगे कि हमने देसी भाषा में कहते हैं ना बेटा, स्टॉक कर लिया। यानी कि उसे आप कहोगे कि हमने स्टॉक कर लिया, यानी कि तब हमारा उत्पादन का मूल्य किसके बराबर होगा बेटे? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। और परिवर्तन को बेटे हमेशा इकोनॉमिक्स में किससे डिनोट करते हो आप? इकोनॉमिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हो बेटे। चेंज इन स्टॉक, आगे हमारी डेफिनेशन बनती है बेटे स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन किसे कहते हैं? 2 नंबर में पूछेगा आपसे, तो आप दोगे कि अंतिम स्टॉक और आरंभिक स्टॉक, यानी कि जो पूरे साल के लास्ट में मेरे पास जितना बचा हुआ है और जितना मेरे पास आरंभ में था, उसके अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप स्टॉक के उदाहरण को निम्न डाटा से भी समझ सकते हैं, जैसे कि बैंक अपना जो बैलेंस शीट बनाता है, जो आपका अकाउंट होता है बैंक में खुलता है,
1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जब भी आप अपनी कॉपी, बैंक की कॉपी, किसी मम्मी की, पापा की या किसी भैया की आप कॉपी पूरी करवाने जाएंगे बैंक में, तो वहाँ उस कॉपी में जब 31 मार्च के बाद आएगा ना तो वो कहेंगे कि क्लोजिंग हो गया है, और 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग हो जाएगी बेटे की। 31 मार्च को जब खाता आपका बंद हुआ तो आपके खाते में 5,000 रुपये थे, और जब आपने 1 अप्रैल को ओपनिंग हुई तो भी 5,000 थे, परंतु हमने उस 5,000 के बजाय हमने 2 तारीख को उसमें कुछ जमा करवा दिया। तो जमा करवाते ही अगर हमने 2,000 रुपये जमा करवा दिए हैं तो वो कितना हो गया, 7। इसी प्रकार हम पूरा साल जितनी एंट्रियां करेंगे वो लास्ट में हमारे बैलेंस को दिखा देगा। नेक्स्ट, अब हमें ये जो मूल्य वृद्धि है बेटे, इसका उदाहरण देना है। अतः मूल्य वृद्धि क्या है, हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस उदाहरण को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है बेटे नीचे। अब उदाहरण क्या है, हमने देखे उत्पादक उद्यम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने लिया फार्मर, आफ्टर दैट आटा मिल, आफ्टर दैट बेकर एंड दुकानदार। यानी कि सबसे पहले हमने फार्मर लिया, उसके बाद फ्लोर मिल लिया, उसके बाद बेकर लिया एंड आफ्टर दैट शॉपकीपर। अब इस चीज में एक बात याद रखनी है बेटे, मुझे कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिए अंतिम हो सकती है, परंतु वो वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु होती है। सपोज करो मेरे लिए गेहूं अंतिम प्रोडक्शन है, ये किसान है, किसान के लिए गेहूं क्या थी, अंतिम वस्तु है, परंतु आटा मिल वाले के लिए गेहूं क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो गेहूं को पीस कर आटा बनाएगा और फिर बेचेगा बेटे उसको। अब आटे मिल वाले के लिए आटा अंतिम वस्तु है, परंतु जो बिस्किट बनाने वाला है उसके लिए वो क्या है, वो रॉ मटेरियल भी कह सकते हो आप, मध्यवर्ती उपभोग। यानी कि उसके लिए तो वो कच्चा माल है जिससे वो बिस्किट बनाएगा बेटे। और बिस्किट बेकरी वाले के लिए बिस्किट अंतिम वस्तु है, परंतु दुकानदार के लिए वो क्या है, वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि जिसकी सहायता से वो पैसे कमाएगा बेटे। यानी कि आपको ये बात समझनी है कि एक व्यक्ति के लिए अंतिम वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो मध्यवर्ती हो सकती है बेटे। अब यहाँ किसान ने 200 रुपये लगाए बेटे और 600 रुपये का प्रोडक्शन किया, ये 600 रुपये में बेच दी। यानी कि अब 600 रुपये मैंने क्या कहा था, एक व्यक्ति का अंतिम वस्तु दूसरे के लिए मध्यवर्ती होती है। यानी कि ये खरीदी किसने, आटा मिल वाले ने 600 में खरीदी और कितने में बेच दी, 800 में बेच दी। यानी कि कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 200 रुपये। 800 में बेकरी वाले ने खरीदा आटा और बिस्किट बनाकर कितने में बेच दिए, 1000 रुपये में बिस्किट बेच दिए बेटे। टोटल मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 200 रुपये। 1000 रुपये में दुकानदार ने बिस्किट खरीदे और दुकानदार ने आम कस्टमर को वो बिस्किट 1200 रुपये में बेच दिए बेटे। तो दुकानदार को कितने पैसे बचे, 200 रुपये बचे। तो ये 200 रुपये क्या हो गई, टोटल मूल्य वृद्धि होगी बेटे। अब टोटल मूल्य वृद्धि कितनी होगी, पहले में 400, दूसरे में 200 बेटे, तीसरे में फिर 200, चौथे में फिर 200, टोटल हुई बेटे 1000। अब या फिर इसको कर तो आप उत्पादन का मूल्य हमने टोटल करके मध्यवर्ती में से घटा दोगे तो भी कितना आएगा, तो भी 1000 आएगा बेटे, क्योंकि 3600 रुपये में से आप जब 2600 घटाओगे तो 1000 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये सेम सूत्र रहेगा कि उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा, मूल्य वृद्धि कैसे निकलेगी, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग घटा दो या गैर कारक आगत के मूल्य हैं उनको घटा दो। अब आता है बेटे तीसरा कदम, यानी कि थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा। तीसरे कदम में हमेशा हम क्या करते हैं, जो प्रश्न दिया होता है कि निम्नलिखित विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना करें। अब हम तीसरे कदम में राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। इसमें बेटे लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पिक्चर बनानी है बेटे, एक अच्छी सी ड्राइंग, और पेंसिल से बनानी है बेटे। जितना आज के टाइम में
जो दिखता है बेटे वही बिकता है। ये सोच है ना, ये सोच सही है। अगर आप पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, तो मैं कहता हूँ आपने बीच में क्या लिख रखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कितना उसको सुसज्जित किया है, आपने कितना उसको अच्छे वे से किया है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये पिक्चर आप पेंसिल से बनाओगे बेटे। हमने क्या जोड़ा, 3 क्षेत्र है बेटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि जोड़ दी बेटे। यहाँ इन तीनों क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि जोड़ने से एक बात याद रखनी है बेटे, क्या आती है, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आती है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। इन तीनों को जोड़ने से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आई। और एक बात ध्यान रखनी है बेटे, जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर वो कह देना कि आय विधि या व्यय विधि या मूल्य वृद्धि विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या निकलती है, एक तो बेटे नेट निकलती है, और दूसरी किस पे निकलती है, फैक्टर पे निकलती है बेटे, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पर निकलती है। नेट निकलती है, साधन लागत पर निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब ये देखो, अब वही हमारे 8 कॉन्सेप्ट आ गए बेटे। यहां बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आ गई, यानी कि ये देखो जी, हमने देखा बेटे कि हमारे पास क्या ज्ञात करनी है, हमारे पास है बेटे जीडीपी, जीडीपी एट फैक्ट मार्केट प्राइस है बेटे, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। और मार्केट में क्या जुड़े होते हैं, हमें पता है मार्केट में क्या जुड़े होते हैं बेटे, टैक्सेस जुड़े होते हैं। और हमें क्या करना है बेटे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देने हैं। और जैसे ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दोगे आप, माइनस करोगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे, तो क्या चीज आ जाएगी बेटे, हमारे पास आ जाएगी बेटे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनपी चेंज इनटू एफसी। अब हमें क्या निकालनी है, ग्रोस नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, नेट निकालनी है। और जैसे ही ग्रोस से नेट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी डेप्रिसिएशन है, जो गिरावट है, जो मूल्य वृद्धि है, वो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे बेटे मूल्य ह्रास, यानी कि जो डेप्रिसिएशन हुई तो क्या आएगा बेटे, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ये देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो इसमें जब हम नेट अबोर्ड इनकम जोड़ देंगे, यानी कि शुद्ध विदेशी आय जोड़ दो आप, शुद्ध विदेशी आय, और जैसे ही शुद्ध विदेशी आय जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी बेटे, नेशनल इनकम आ जाएगी बेटे आपकी, राष्ट्रीय आय। और जो हमेशा किस पर निकलती है, साधन पर निकलती है और शुद्ध निकलती है बेटे। इसके बाद सावधानियां, प्रिपरेशन लेना नहीं भूलना है, कम से कम 5 या 6 आपको सावधानियां लिखनी है कि कौन कौन सी चीजों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किन को नहीं किया जाता। इन 6 या 7 सावधानियों को लिखने के बाद आपको निष्कर्ष भी लिखना है, तब जाके आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे बेटे। और ये पक्का आएगा, 101% एक मेथड आएगा पक्का, इस मेथड से संबंधित सम भी आएगा, और आपकी बुक में सम भी दिए हुए हैं। इस ब्लैक बोर्ड की इमेजेस आपको सेंड कर दी जाएगी, और जैसे मैंने टाइप कर रखा है वही लिखना है आपको, उसी प्रकार फेयर नोटबुक में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।